नमस्कार। मैं वर्ल्ड लीडर फोरम में आए सभी मेहमानों का अभिनंदन करता हूं। इस फोरम की टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। और इसलिए मैं आपकी सराहना करता हूं। अभी पिछले हफ्ते ही लाल किले से मैंने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात कही है और अब ये फोरम इस स्पिरिट के फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम कर रहा है। साथियों, यहाँ वैश्विक परिस्थितियों पर, जियो इकोनॉमिक्स पर बहुत विस्तार से चर्चाएं हुई हैं और जब हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको भारत की इकोनॉमी की मजबूती का एहसास होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दुनिया की ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत जल्द करीब 20% होने जा रहा है। ये ग्रोथ, ये रेजिलियंस जो हम भारत की इकोनॉमी में देख रहे हैं, इसके पीछे बीते एक दशक में भारत में आई मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट घटकर 4.4% तक पहुंचने का अनुमान है और ये तब है जब हमने कोविड का इतना बड़ा संकट झेला है। आज हमारी कंपनियां कैपिटल मार्केट से रिकॉर्ड फंड्स जुटा रही हैं। आज हमारे बैंक्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इन्फ्लेशन बहुत लो है, इंटरेस्ट रेट्स कम है। आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है। फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत मजबूत है। इतना ही नहीं, हर महीने लाखों डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एसआईपीज के जरिए हजारों करोड़ रुपए मार्केट में लगा रहे हैं। साथियों, आप भी जानते हैं, जब इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं, उसकी बुनियाद मजबूत होती है, तो उसका प्रभाव भी हर तरफ होता है। मैंने अभी 15 अगस्त को ही इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन 15 अगस्त के आसपास और उसके बाद एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है, वो अपने आप में भारत की ग्रोथ स्टोरी का शानदार उदाहरण है। साथियों, अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है कि अकेले जून महीने में, यानी मैं एक महीने की बात करता हूं, अकेले जून के महीने में ईपीएफओ डेटा में
22 लाख फॉर्मल जॉब जुड़ी है और ये संख्या अब तक के किसी भी महीने से ज्यादा है। भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 2017 के बाद सबसे कम स्तर पर है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने रिकॉर्ड हाई के करीब है। 2014 में हमारी सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 2.5 गीगावाट थी। ताजा आंकड़ा है कि आज ये कैपेसिटी 100 गीगावाट के ऐतिहासिक पड़ाव तक पहुंच चुकी है। दिल्ली का हमारा एयरपोर्ट भी ग्लोबल एयरपोर्ट्स के एलिट 100 मिलियन प्लस क्लब में पहुंच गया है। आज इस एयरपोर्ट की एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 100 मिलियन प्लस की है। दुनिया के सिर्फ 6 एयरपोर्ट्स इस एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा है। साथियों, बीते दिनों एक और खबर चर्चा में रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है और ऐसा करीब 2 दशकों के बाद हुआ है। यानी भारत अपनी रेजिलियंस और स्ट्रेंथ से बाकी दुनिया की उम्मीद बना हुआ है। साथियों, आम बोलचाल में एक लाइन हम बार बार सुनते आए हैं, कभी हम भी बोलते हैं, कभी हम भी सुनते हैं, और कहा जाता है मिसिंग द बस। यानी कोई अवसर आए और वो निकल जाए। हमारे देश में पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के अवसरों की कई ऐसी बसेस छोड़ी हैं। मैं आज किसी की आलोचना के इरादे से यहाँ नहीं आया हूं, लेकिन लोकतंत्र में कई बार तुलनात्मक बात करने से स्थिति और स्पष्ट होती है। साथियों, पहले की सरकारों ने देश को वोट बैंक की राजनीति में उलझा कर रखा। उनकी सोच चुनाव से आगे सोचने की ही नहीं थी। वो सोचते थे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो बनाने का काम विकसित देशों का है। हमें कभी जरूरत होगी तो वहां से इंपोर्ट करेंगे। यही वजह थी कि सालों तक हमारे देश को दुनिया के बहुत से देशों से पीछे रहना पड़ा। हम बस मिस करते रहे। मैं कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर है। जब दुनिया में इंटरनेट का दौर शुरू हुआ तो उस वक्त की सरकार असमंज में से थी। फिर 2G का दौर आया तो क्या क्या हुआ ये हम सब ने देखा है। हमने वो बस मिस कर दी। हम 2G, 3G और 4G के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहे। आखिर कब तक ऐसा चलता रहा? इसलिए 2014 के बाद भारत ने अपनी अप्रोच बदली। भारत ने तय कर लिया कि हम कोई भी बस छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर आगे बढ़ेंगे।
और इसलिए हमने पूरा अपना 5G स्टैक देश में ही विकसित किया। हमने मेड इन इंडिया 5G बनाया भी और सबसे तेजी से देश भर में पहुंचाया भी। अब हम मेड इन इंडिया 6G पर तेजी से काम कर रहे हैं। और साथियों, हम सब जानते हैं भारत में सेमीकंडक्टर बनने की शुरुआत भी 50-60 साल पहले हो सकती थी, लेकिन भारत ने वो बस भी मिस कर दी और आने वाले कई वर्षों तक ऐसा ही होता रहा। आज हमने ये स्थिति बदली है। भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी। साथियों, आज नेशनल स्पेस डे भी है। मैं आप सभी को नेशनल स्पेस डे की शुभकामनाएं और उसके साथ ही इस सेक्टर की भी बात करूंगा। 2014 से पहले स्पेस मिशंस भी सीमित होते थे और उनका दायरा भी सीमित था। आज 21वीं सदी में जब हर बड़ा देश अंतरिक्ष की संभावनाओं को तलाश रहा है, तो भारत कैसे पीछे रहता। इसलिए हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म भी किए और इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन भी कर दिया। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। ईयर 1979 से 2014 तक भारत में सिर्फ 42 मिशन हुए थे, यानी 35 इयर्स में 42 मिशंस। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 11 सालों में 60 से ज्यादा मिशन पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में कई सारे मिशन लाइन अप है। इसी साल हमने स्पेस डॉकिंग का सामर्थ्य भी हासिल किया है। ये हमारे फ्यूचर के मिशंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब भारत गगनयान मिशन से अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी में है और इसमें हमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभवों से भी बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, स्पेस सेक्टर को नई एनर्जी देने के लिए उसे हर बंधन से आजाद करना जरूरी था। इसलिए हमने पहली बार प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए क्लियर रूल्स बनाए। पहली बार स्पेक्ट्रम एलोकेशन ट्रांसपेरेंट हुआ। पहली बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज हुआ और इस साल के बजट में हमने स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी दिया है। साथियों, आज भारत का स्पेस सेक्टर इन रिफॉर्म्स की सफलता देख रहा है। साल 2014 में भारत में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप था, आज 300 से ज्यादा है। और वो समय भी दूर नहीं जब अंतरिक्ष में हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा।
साथियों, हम इंक्रीमेंटल चेंज के लिए नहीं बल्कि क्वांटम जंप का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं और रिफॉर्म्स हमारे लिए न कंपल्सन है, न क्राइसिस ड्रिवन है, ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा कन्विक्शन है। हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ किसी एक सेक्टर की गहरी समीक्षा करते हैं और फिर वन बाय वन उस सेक्टर में रिफॉर्म किए जाते हैं। फ्रेंड, कुछ ही दिन पहले संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है। इसी मॉनसून सत्र में आपको रिफॉर्म्स की निरंतरता दिखेगी। विपक्ष द्वारा अनेक व्यवधान पैदा करने के बावजूद हम पूरे कमिटमेंट के साथ रिफॉर्म्स में जुटे रहे। इसी मॉनसून सत्र में जन विश्वास 2.0 है। ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और प्रो पीपल गवर्नेंस से जुड़ा बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। जन विश्वास के पहले एडिशन में हमने करीब 200 माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया था। अब इस कानून के दूसरे एडिशन में हमने 300 से ज्यादा माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इसी सेशन में इनकम टैक्स कानून में भी रिफॉर्म किया गया है। 60 साल से चले आ रहे इस कानून को अब और सरल बनाया गया है और इसमें भी एक खास बात है। पहले इस कानून की भाषा ऐसी थी कि सिर्फ वकील या सीए ही इसे ठीक से समझ पाते थे, लेकिन अब इनकम टैक्स बिल को देश के सामान्य टैक्स पेयर की भाषा में तैयार किया गया है। ये दिखाता है कि नागरिकों के हितों को लेकर हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। साथियों, इसी मॉनसून सेशन में माइनिंग से जुड़े कानूनों में भी बहुत संशोधन किया गया है। शिपिंग और पोर्ट से जुड़े कानून भी बदले गए हैं। ये कानून भी अंग्रेजों के जमाने से ऐसे ही चले आ रहे थे। अब जो सुधार हुए हैं वो भारत की ब्लू इकोनॉमी को, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। इसी तरह स्पोर्ट्स सेक्टर में भी नए रिफॉर्म किए गए हैं। हम भारत को बड़े इवेंट्स के लिए तैयार कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इकोनॉमी के पूरे इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सरकार नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो भारत नीति लेकर भी आई है। साथियों, जो लक्ष्य हासिल कर लिया उसी में संतुष्ट हो जाऊं, इतना करके बहुत हो गया, मोदी आराम कर लेगा, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। रिफॉर्म्स को लेकर भी हमारी यही सोच है। हम आगे के लिए तैयारी करते रहते हैं। हमें और आगे बढ़ना है। अब रिफॉर्म्स का एक और पूरा आर्सेनल लेकर आने वाला हूं। इसके लिए हम कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। हम बेवजह के कानूनों को खत्म कर रहे हैं, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बना रहे हैं, प्रोसीजर्स और अप्रूवल्स को डिजिटल कर रहे हैं, अनेक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। इसी कड़ी में जीएसटी में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है। इस दिवाली तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे जीएसटी और आसान बनेगा और कीमतें भी कम होगी। साथियों, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए इसके इस आर्सेनल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी,
इंडस्ट्री को नई एनर्जी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनेंगे और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों इंप्रूव होंगे। साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लिए पूरी शक्ति से जुटा है और विकसित भारत का आधार आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत को भी हमें 3 पैरामीटर्स पर देखने की जरूरत है। ये पैरामीटर है स्पीड, स्केल और स्कोप। अपने ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान भारत की स्पीड भी देखी है, स्केल भी देखा है और स्कोप भी महसूस किया है। आपको याद होगा उस समय कैसे एकदम बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ गई थी और दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन भी एकदम ठप हो गई थी। तब हमने देश में ही जरूरी चीजें बनाने के लिए कदम उठाए। देखते ही देखते हमने बहुत बड़ी मात्रा में टेस्टिंग किट्स बनाए, वेंटिलेटर्स बनाए, देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए। इन सारे कामों में भारत की स्पीड दिखाई दी। हमने देश के कोने कोने में जाकर अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा मेड इन इंडिया वैक्सीन लगाई और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसमें भारत का स्केल दिखाई देता है। हमने करोड़ों लोगों को तेजी से वैक्सीन लगाने के लिए कोविन जैसा प्लेटफॉर्म बनाया। इसमें भारत का स्कोप नजर आता है। ये दुनिया का सबसे अनूठा सिस्टम था जिसके चलते रिकॉर्ड समय में हमने वैक्सीनेशन भी पूरा कर लिया। साथियों, ऐसे ही एनर्जी के क्षेत्र में भारत के स्पीड, स्केल और स्कोप दुनिया देख रही है। हमने तय किया था कि 2030 तक हम अपनी टोटल पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे। ये 2030 तक का लक्ष्य था। ये टारगेट हमने 5 साल पहले इसी साल 2025 में ही अचीव कर लिया। साथियों, पहले के समय जो नीतियां थी उसमें इंपोर्ट पर बहुत जोर रहा। लोगों के अपने फायदे थे, अपने खेल थे। लेकिन आज आत्मनिर्भर होता भारत एक्सपोर्ट में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 1 साल में हमने 4 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। पिछले 1 साल में पूरी दुनिया में 800 करोड़ वैक्सीन डोज बनी है। इसमें 400 करोड़ भारत में ही बनी है। आजादी के 6.5 दशक में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच पाया था। आज ये करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। साथियों, 2014 तक भारत 50,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता था। आज भारत 1 साल में 1,20,000 करोड़ रुपए के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। आज हम मेट्रो कोच, रेल कोच से लेकर रेल लोकोमोटिव तक एक्सपोर्ट करने लगे हैं। वैसे आपके बीच आया हूं तो भारत की एक और सफलता के बारे में आपको बता दूं। भारत अब दुनिया के 100 कंट्रीज को
इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। 2 दिन के बाद 26 अगस्त को इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं, देश की प्रगति का बहुत बड़ा आधार रिसर्च भी है। इंपोर्टेड रिसर्च से गुजारा तो हो सकता है, लेकिन जो हमारा संकल्प है वो सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए रिसर्च फील्ड में हमें अर्जेंसी चाहिए, वैसा माइंडसेट चाहिए। हमने रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत तेजी से काम किया है। इसके लिए जो जरूरी पॉलिसी और प्लेटफॉर्म चाहिए, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाला खर्च 2014 की तुलना में 2 गुने से भी अधिक हो गया है। 2014 की तुलना में फाइल किए जाने वाले पेटेंट्स की संख्या भी 17 टाइम ज्यादा हो गई है। हमने करीब 6,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल स्थापित किए हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से भी आप परिचित हैं। इसने छात्रों के लिए विश्व स्तरीय रिसर्च जर्नल्स तक पहुंचने में उनको बहुत आसान बना दिया है। हमने 50,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है। 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट फंड इनोवेशन स्कीम को भी मंजूरी दी थी। लक्ष्य ये है कि प्राइवेट सेक्टर में, विशेषकर सनराइज और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नई रिसर्च को सपोर्ट मिले। साथियों, यहाँ इस समिट में इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े दिग्गज भी हैं। आज समय की मांग है कि इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर आगे आए, विशेषकर क्लीन एनर्जी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बैटरी स्टोरेज, एडवांस मटेरियल्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में रिसर्च पर अपना काम और अपना निवेश बढ़ाएं। इससे विकसित भारत के संकल्प को नई एनर्जी मिलेगी। साथियों, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज उस स्थिति में है कि वो दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। और जैसा मैंने लाल किले से कहा था, भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा है। साथियों, एक बार आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं इकोनॉमिक टाइम्स का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।